अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यौगिक। आप देखोगे कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन के 3 कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। एक तो होंगे हाइड्राइड्स, दूसरा होगा वाटर और तीसरा जो डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इन तीनों कंपाउंड्स की डिटेल लेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पर हाइड्राइड्स। ओके, क्या डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले? हाइड्राइड्स। तो देखो बच्चों, हाइड्राइड्स होते क्या है? हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स लाइक एज मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। समझे बच्चों कि हाइड्रोजन और किसी दूसरे एलिमेंट का जो एक बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड्स मींस इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे, एक तो हाइड्रोजन और एक कोई दूसरा एलिमेंट। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। तो हाइड्रोजन का एलिमेंट्स जो है नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स या फिर मेटल, किसी के साथ भी बाइनरी कंपाउंड बनता है तो वो है हाइड्राइड। समझ गए बच्चों कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद डिफरेंट एलिमेंट्स, विभिन्न तत्वों के साथ हाइड्रोजन के द्विअंगी यौगिक ही क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड्स। हम टाइप्स में देखेंगे, पूरा डिटेल में लेंगे। जैसे एक एग्जांपल बता दूं, जैसे H2O, अमोनिया, CH4, NaH, LiH, CH2, इसमें 2 ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको। अब हम आते हैं टाइप्स। टाइप्स में फर्स्ट है आयनिक हाइड्राइड, इन्हीं को बोलते हैं सॉल्ट लाइक हाइड्राइड या सैलाइन हाइड्राइड। ओके, सैलाइन हाइड्राइड लिखा हो या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड लिखा हो या आयनिक हाइड्राइड, ये तीनों एक ही है। अब आता है कि ये कहाँ बनते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये है कि ये आयनिक नेचर के होते हैं। दूसरा है कि सॉल्ट के जैसे ही इनमें कैटाइन और एनाइंस मिलते हैं, और ये मेनली फॉर्म्ड बाय द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड सम लैंथेनॉइड्स। ये मेनली एस ब्लॉक के एलिमेंट्स से बनते हैं और इनमें आयनिक नेचर होता है और कुछ लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स में मिलते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये इस तरह का सॉल्ट लाइक हाइड्राइड नहीं बनाते, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं, वो कोवैलेंट नेचर के हैं, वो एक्सेप्शनल नेचर है। समझ गए बच्चों कि these are formed by the alkaline metals, alkaline earth metals and also some lanthanides and having, ठीक है, ionic nature। समझ गए ना? इनमें और कैसा गुण होता है बच्चों? ये आयनिक प्रकृति के होते हैं, मतलब इनमें प्लस माइनस दिखेगा। जैसे कि लिथियम और हाइड्रोजन की रिएक्शन से तो ये प्लस है, हाइड्रोजन माइनस है, ठीक है। जस्ट ऐसा ही Na+H है, Ca2+H1 माइनस है, SR2 प्लस ये है। तो ये सब क्या बना रहे हैं बच्चों? ये सब क्या है? आयनिक हाइड्राइड्स। अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। बट बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड ये पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड्स मिलते हैं, तो ये कोवैलेंट नेचर के हैं। ये इनका एक्सेप्शनल नेचर है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होने के बाद भी इनमें कोवैलेंट नेचर है। इनका रीजन है बच्चों, इनमें बहुत ज्यादा पोलराइजेशन पावर होना, जिसके कारण BH या BeH और MgH जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाता है? कोवैलेंट नेचर का। तो यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो हमारे आयोनिक हाइड्राइड्स हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट है कि कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये सॉल्ट जैसे होते हैं, कलरलेस और क्रिस्टलाइन। समझ गए बच्चों? रंगहीन, क्रिस्टलीन, ठोस। सेकेंड है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट मोल्टेन स्टेट। जब इन्हें अगर मोल्टेन स्टेट में लिया जाए, इन्हें गलित कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, तब इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पॉसिबल होती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि इनमें प्लस माइनस आयंस बन जाते हैं। मेटल का प्लस आयन और हाइड्रोजन का नेगेटिव आयन, तो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक हैं। नेक्स्ट है कि हैविंग हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऐसे में इनके आयंस के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है और इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होते हैं। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट है कि H2 लिबरेट एट एनोड ड्यू टू H- आयन प्रेजेंट इन इट। देखो बच्चों, इनका अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो हाइड्रोजन गैस एनोड पर आती है। क्यों होती है? देखो कि MH में M+ और H- है, ऐसे में H- होने से जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो M का तो होगा रिडक्शन और मेटल बनेगा, और H का होगा ऑक्सीडेशन, और ये कहां पहुंचेगा? एनोड में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में होता है। तो हाइड्राइड आयन होने के कारण ही ऐसा
हुआ है। नेक्स्ट है कि रिएक्ट विद अल्कोहल, वाटर, एसिड, अमोनिया गिव हाइड्रोजन। अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ हाइड्राइड में माइनस है, वाटर में प्लस है, तो हाइड्रोजन रिलीज होगी। जस्ट ऐसे ही अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी तो प्लस माइनस से हाइड्रोजन बन जाएगी। अगर हम कहें कि एसिड्स ले लें जैसे HCl, HBr, तो इनमें भी हाइड्रोजन रिलीज होगी। जस्ट ऐसा ही अगर अमोनिया से रिएक्शन करें माइनस और प्लस तो हाइड्रोजन रिलीज। मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, हम यहाँ कह सकते हैं ना कि गिव, ठीक है, H2 विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सीधी सी बात है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, हाइड्राइड उनके साथ क्या बना देंगे, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि लिथियम हाइड्राइड केवल इस ग्रुप में, एल्कली मेटल्स में और अदर जो है एल्कली अर्थ मेटल में उनमें MH2 प्रकार के जो हाइड्राइड हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेते हैं। लिथियम हाइड्राइड के N2 से तो लिथियम नाइट्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड की तो ये बन गया कैल्शियम नाइट्राइड। तो एल्कली अर्थ मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल में तो जो भी हाइड्राइड्स हैं आयनिक नेचर के वो सब नाइट्राइड बनाते हैं, जबकि एल्कली मेटल्स में केवल लिथियम हाइड्राइड का ही नाइट्राइड बनता है। फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर नेचर। तो हाइड्राइड्स बहुत अच्छे रिड्यूसर होते हैं क्योंकि H- है और ये H- किसी को भी रिड्यूस कर सकता है। तो जैसे SiCl4 NaH, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ SMF4 प्लस था, अब यहाँ जाके 4 माइनस में हो गया। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर PbSO4 में Pb2 प्लस और SO4 में +6 था, अब यहाँ -2 हो गया, सल्फाइड आयन बन गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर होते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कुछ कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं जैसे NaH और BH3 से NaBH4, LiH और AlH3 से LiLH4। ये दोनों जो है यूज्ड होते हैं बच्चों, यूज्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी जो NaBH4 का यूज कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करने में यूज होता है। LiAlH4 का यूज कार्बोनाइल ग्रुप, एस्टर ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, कितने ग्रुप इन सब का रिडक्शन में यूज होता है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो कि जो कि सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स मींस किनमें मिलती हैं, आयनिक हाइड्राइड्स में। तो यहाँ तक अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हाइड्राइड का नेक्स्ट टाइप और ये है कोवैलेंट हाइड्राइड्स। ओके, कोवैलेंट हाइड्राइड्स, सहसंयोजी हाइड्राइड्स। तो देखो अगर आप पी ब्लॉक में चले जाएं तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं और मेटेलॉइड्स हैं, इनके जो हाइड्राइड्स बनते हैं वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं। समझ गए बच्चों कि पी ब्लॉक में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन ग्रुप एलिमेंट्स एंड आल्सो सम मेटालिक एलिमेंट जैसे कि एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, PbSn, BiSb, इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो सब क्या होते हैं बच्चों, कोवैलेंट नेचर के। बोरॉन ग्रुप भी लगा दें आप यहाँ, ठीक है, बोरॉन हो गया, कार्बन ग्रुप हो गए, इनके जो हाइड्राइड, सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। इनमें से बोरॉन का जो हाइड्राइड है और एल्युमिनियम के जो हाइड्राइड है ये तो पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलते हैं, बाकी जो हाइड्राइड्स हैं नॉर्मल कंडीशन में वो सब मोनो न्यूक्लियर फॉर्म में होते हैं। मोनो न्यूक्लियर का मतलब होगा जैसे H2O, सिंगल न्यूक्लियस से मींस H2O है ना, पॉलीमेरिक नहीं है, जस्ट ऐसा ही CH4। तो ये जो हाइड्राइड्स हैं यूनी न्यूक्लियर होते हैं, बट बोरॉन के हाइड्राइड जिन्हें हम बोरेंस बोलते हैं, एल्युमिनियम के हाइड्राइड्स ये काफी पॉलीमेरिक होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनली सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनमें भी पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स मिलते हैं। कार्बन में भी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, इनमें भी पॉलीमेरिक फॉर्म में कुछ मिलते हैं। अब हम जाते हैं टाइप्स में। तो टाइप्स में एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, समझ गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड्स। तो ऐसे हाइड्राइड जो कि बोरॉन ग्रुप में आते हैं जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। समझ गए बच्चों कि इनमें जो है बोरॉन ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये, इनमें एलिमेंट का जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट
ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। जैसे BH3 है तो ये B2H6 के फॉर्म में है, ALH3 है तो ALH3 के, ये लुईस एसिड होते हैं, मींस इनमें लुईस एसिड कैरेक्टर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मींस इनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। फिर होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड। इनमें जो है जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए, जो कि ऑक्टेट रूल लगता है, ऑक्टेट रूल के अनुसार नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो इनमें कोई कमी रहती है और ना एक्सेस में। मींस फॉर्म्ड बाय, और ये कार्बन ग्रुप में मिलता है, फॉर्म्ड बाय द कार्बन ग्रुप हैविंग एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। समझ गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध जो हाइड्राइड्स हैं ये कार्बन वर्ग के तत्वों से निर्मित होते हैं। इनमें ऑक्टेट नियम के अनुसार बंध बनाने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है, ना ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और ये मेनली कहाँ मिलते हैं बच्चों, आपको कार्बन ग्रुप में, जैसे CH4, SiH4, GeH4 या C2H6, इन सब में एलिमेंट में कोई लोन पेयर नहीं है और इन सब के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। थर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड्स। तो ये आप देखोगे नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मींस इनमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन ग्रुप एलिमेंट्स एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एज अ लोन पेयर, जैसे कि NOx वर्ग के तत्वों से बनते हैं बच्चों। जैसे आप अमोनिया में चले जाओ तो अमोनिया में एक लोन पेयर है, फास्फोरस का है तो NH3 है, BH3 है, इनमें एक लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप में चले जाओगे तो इन सब में दो लोन पेयर बचे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कहलाते हैं। हैलोजन में चले जाओगे तो इनमें 3 लोन पेयर रहते हैं, मतलब ये हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। इनमें से नाइट्रोजन ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं वो है लुईस एसिड बेस, समझ गए, नाइट्रोजन ग्रुप हाइड्राइड क्या है, लुईस बेस। और जो ऑक्सीजन ग्रुप और हैलोजन ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो हाइड्रो एसिड्स होते हैं। तो यहां तक पहले तो आप समझ गए होंगे कि 3 टाइप्स के कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं और वो केवल p ब्लॉक से ही मिलते हैं। तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इन हाइड्राइड्स के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में, कोवेलेंट हाइड्राइड्स के जनरल फीचर्स। देखो पहला है दीज कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। आप देखोगे कि जो p ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं वो एक इंडिविजुअल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे H2O अपने आप में सेपरेट होगा, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, ठीक है। तो ये अपने आप में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। समझ गए बच्चों, इसमें पृथक पृथक अणु होते हैं। दूसरा है वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इनके जो मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है और ये फोर्स बहुत ही वीक होता है, वंडर वाल फोर्सेस। तो इनके बीच में वीक वंडर वाल फोर्सेस होते हैं और ऐसा होने से भी दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जब इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। हम देखेंगे जैसे कि आप हैलोजन एसिड्स में चले जाएं, ओके, तो हैलोजन एसिड में जो है HF के अलावा बाकी गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। H2O वाले में चले जाओ आप, ऑक्सीजन ग्रुप में तो H2O लिक्विड है, बाकी गैसियस फॉर्म में है। अमोनिया ग्रुप में चले जाओ तो सारे नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में है, ओके। तो ये लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। समझ गए बच्चों कि इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। नेक्स्ट है दे एग्जिस्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये अलग अलग स्टेट्स में मिलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि H2O लिक्विड है, बाकी सब गैस है। जैसे ही हैलोजन एसिड में चले जाओ HF लिक्विड है, बाकी गैसेस हैं। अमोनिया ग्रुप में चले जाओगे सारे गैसेस हैं। कार्बन ग्रुप में चले जाओगे तो कुछ वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में भी मिलते हैं। तो इस तरह से इनकी सभी स्टेट्स में मिलते हैं। जबकि आपने देखा था कि जो सॉल्ट लाइक या आयनिक हाइड्राइड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर स्टेट। अगर इन्हें प्योर स्टेट में रखा जाए तो ये विद्युत के कुचालक हैं, कोवेलेंट नेचर, ठीक है, पुअर कंडक्टर है। वाटर में डिसॉल्व करना है या फ्यूज्ड स्टेट में अगर है तो कुछ आयोनाइज्ड होते हैं, तब इनकी कंडक्शन हो जाती है। तो इक्वस स्टेट में हैलोजन एसिड्स जो है वो क्या है? कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है कि सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो पोलर सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आप देखोगे कि
जैसे हैलोजन एसिड्स हैं तो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, कार्बन ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो ये लगभग ध्रुवीय और कार्बनिक विलायकों में विलय है। नेक्स्ट होता है जैसे ये लिखा है HCl, HBrHI, ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, B2SC4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि दे अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन इनटू एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन। इनको हीट किया जाए तो एलिमेंट अलग और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, लेकिन इसके लिए काफी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो SiH4 को अगर हम 5 केल्विन पर हीट करें तो सिलिकॉन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाता है। समझ गए बच्चों कि इनके ऊष्मीय विघटन से तत्व और हाइड्रोजन प्राप्त हो जाती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो आप देखोगे कि जब हम हाइड्राइड्स पढ़ेंगे डिटेल में, पी ब्लॉक जब लेंगे तो ऊपर से नीचे चलते हैं तो एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स हैं वो जैसे जैसे एलिमेंट की साइज बढ़ती है हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। वैसे भी पूरी पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जिस एलिमेंट से जुड़ा है उन एलिमेंट्स की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एक ग्रुप में हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ओके, तो यही लिखा है कि स्टेबिलिटी डिक्रीजेस विल इंक्रीज द साइज ऑफ एलिमेंट। तत्व का आकार बढ़ने से इनका स्थायित्व घटता है। जैसे HF, HCl, HBr और HI में HF सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, HI सबसे कम स्टेबल होगा। H2O में चले जाए तो H2O सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, H2PO अनस्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सो रिड्यूसिंग नेचर व्हिच इंक्रीज, ठीक है, डाउन द ग्रुप। ये सब में हाइड्राइड्स में रिड्यूसिंग नेचर होता है और ऊपर से नीचे चले तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है तो इनका रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। जैसे HF से HI तक बढ़ेगा, H2O से H2TE तक बढ़ेगा, तो इनका रिड्यूसिंग नेचर समझ गए बच्चों। ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तो बढ़ता जाएगा। अब इनमें से देखो आप अमोनिया, PH3, ASH3, SBH3 ये लुईस बेस होते हैं क्योंकि इनमें लोन पेयर है, जबकि H2S, H2O ओके ये हैं और HF से लेके HI तक ये हाइड्रो एसिड्स होते हैं क्योंकि इनमें आसानी से हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में निकल आता है। और अगर हम इनकी बात करें CH4, SiH4, GeH4 तो ये लगभग न्यूट्रल नेचर के होते हैं, ना तो इनमें एसिडिक नेचर दिखता है और ना ही बेसिक नेचर। बहुत हाई स्पेसिफिक कंडीशंस में कुछ एसिडिक नेचर शो कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज बताई मैंने आपको कोवैलेंट हाइड्राइड्स की है, नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल और मेटालिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है अंतराकाशी धात्विक अरस समीकरण हाइड्राइड। तो देखो बच्चों डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इन एलिमेंट्स से जो हाइड्राइड्स बनते हैं वो कहलाते हैं इंटरस्टिशियल और मेटालिक हाइड्राइड्स। समझ गए ना कि formed by the D block means transition elements and F block means inner transition elements। ठीक है, इनसे बनते हैं, इनको बोला गया इंटरस्टिशियल। अब मैं बताऊंगा कि इंटरस्टिशियल क्यों बोला गया इनको। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेनली जो है वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप से बनते हैं और क्रोमियम में चले जाओ तो ओनली क्रोमियम जो है सिक्स्थ ग्रुप में केवल और केवल कौन बनाता है, क्रोमियम, और वो है CrH के फॉर्म में, बाकी कोई एलिमेंट फॉर्म नहीं करता। इसके अलावा अगर आप सेवंथ ग्रुप, एट्थ ग्रुप और नाइन्थ ग्रुप में चले जाएं, समझ गए ना, सेवंथ ग्रुप मींस MnTCRe, एट्थ ग्रुप में आप जानते हैं कि फेरम, कोबाल्ट और निकल इनके ग्रुप्स आते हैं, और नाइन्थ ग्रुप में CuAgAu। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाइड्राइड नहीं बनाते। तो इस तरह की ये जो प्रॉपर्टी है इनएबिलिटी ऑफ हाइड्राइड फॉर्मेशन बाय दीज एलिमेंट्स, इसको बोला जाता है डी ब्लॉक का हाइड्राइड गैप। समझे ना, तो पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाता, तो ध्यान रखें नाइन्थ ग्रुप के नहीं बनाते, सेवंथ ग्रुप के नहीं बनाते, और एट्थ ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आते हैं आयरन ग्रुप के, कोबाल्ट ग्रुप के, निकल ग्रुप के, निकल PTPD, कोबाल्ट ग्रुप के, ये एलिमेंट्स डायरेक्ट हाइड्राइड इस तरह के इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स नहीं बनाते। तो इसे बोला जाता है डी ब्लॉक का हाइड्राइड गैप। तो लिखा है ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये क्रोमियम वाली CrH बनाता है, इनमें ये ग्रुप एलिमेंट्स नॉट फॉर्म हाइड्राइड। दिस इनएबिलिटी ऑफ मेटल, ठीक है, टू फॉर्म हाइड्राइड इज कॉल्ड, ठीक है, और ये एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं इन पीरियोडिक टेबल, इज कॉल्ड हाइड्राइड गैप। समझ गए बच्चों कि 7th, 8th और 9th वर्ग के तत्व ये जो लिखे हुए हैं मैंने, ये तत्व हाइड्राइड नहीं बनाते, इस गुण को बोलते हैं डी ब्लॉक का हाइड्राइड गैप। तो एक क्वेश्चन होता है कि इनमें हाइड्राइड गैप का एलिमेंट कौन है,
कौन कौन से ग्रुप हाइड्राइड गैप में आते हैं। तीसरा होता है कि आपको कोई एक एलिमेंट पूछा जाएगा इनमें से कौन हाइड्राइड नहीं बनाएगा, तो ये पॉइंट्स याद रखना है। अब हम आ जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। पहला कि मोस्ट ऑफ द हाइड्राइड आर हार्डर देन पेरेंट मेटल, पेरेंट मेटल के रिस्पेक्ट में ज्यादा हार्ड होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, ओके, हैविंग हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट मेटल, पेरेंट मेटल से कहीं ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटालिक लस्टर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाइक पेरेंट मेटल, मींस ये तीनों जो प्रॉपर्टी है, मेटालिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे बोले, वो चेंज नहीं होती। मेटालिक प्रॉपर्टी के अलावा इसका मेटालिक लस्टर है, जो मेटल में चमक है वही इनके हाइड्राइड्स में दिखती है, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेटालिक, ठीक है, पेरेंट मेटल में है, वो इन हाइड्राइड्स में भी दिखती है। समझिए बच्चों कि अधिकतर हाइड्राइड पैतृक धातु से अधिक कठोर रासायनिक रिश्ते उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं, जबकि विद्युत चालकता, समझ गए ना, जबकि इनकी जो विद्युत चालकता है, धात्विक चमक है, चुंबकीय गुण है आदि मूल धातु के समान होते हैं, ठीक है। दे आर जनरली ब्रिटल एंड पाउडर्ड सॉलिड, ये पाउडर्ड सॉलिड में भी होते हैं लेकिन बहुत हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, तो भंगुर होते हैं, चूर्ण के रूप में मिलते हैं। तो समझ गए ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और आगे देखते हैं हम पहले से। अब और देखो बच्चों और क्या प्रॉपर्टीज हैं इनमें, तो एक तो नेक्स्ट है कि इन्हें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बोलते हैं। रीजन है कि इनमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं या हाइड्रोजन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट, जो मेटालिक क्रिस्टल है उस क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट में एटॉमिक फॉर्म में रहती है। समझ गए बच्चों, इन्हें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मेटल क्रिस्टल की जो इंटरस्टिशियल वाइड्स होती हैं उनमें मेटालिक या सॉरी हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, इसलिए इनको बोला गया है क्या, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। और मेटालिक हाइड्राइड इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी जो ज्यादातर प्रॉपर्टीज हैं वो पेरेंट मेटल के प्रॉपर्टीज की बिल्कुल क्लोज होती है, जो मैंने अभी आपको पहले बताई, इसीलिए मेटालिक नेचर के ही दिखते हैं। मींस इनमें मेटालिक लस्टर दिखती है, मेटालिक कंडक्टिविटी होती है, तो जो मेटल में प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग इनमें भी दिखती हैं, इसलिए इनको बोला गया है मेटालिक हाइड्राइड्स। तो समझ गए बच्चों कि हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इन इंटरस्टिशियल वॉइड ऑफ क्रिस्टल इन एटम फॉर्म, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म दे फॉर्म, ठीक है, देयरफॉर ओके दे कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इसी प्रॉपर्टी के कारण ही इनको क्या बोला गया बच्चों, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। दे जनरली अंडरगो रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन इनटू H2 एंड प्योर मेटल। अब यहाँ पर इंटरस्टिशियल वाइड में हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है, इनका डिकम्पोजिशन कर दिया जाए तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में निकलेगी और प्योर मेटल अलग हो जाएगा, मींस इनका एक रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन होता है। तो समझ गए बच्चों कि इनमें हाइड्रोजन धातु क्रिस्टल की अंतराकाशीय रिक्तिका में परमाणविक अवस्था में रहता है, इसलिए इन्हें अंतराकाशीय हाइड्राइड्स कहते हैं। इनका उत्क्रमणीय विघटन होता है तो H2 और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। और मेटालिक हाइड्राइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंट मेटल की प्रॉपर्टी के बिल्कुल क्लोज होती है। नेक्स्ट है कि दे आर ऑलमोस्ट नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स तो आप जानते हैं कि जिनमें एलिमेंट्स का रेशियो वो नहीं होता जो कि एक जनरल रूल बताता है, तो ये एक प्रकार के क्या है, रस समीकरणमित यौगिक हैं, जैसे NaH। तो NaH में H 3 ना हो तो 2.87 है, मींस ये अगर ये 100 है तो ये 287 है, जबकि रेशियो होना चाहिए 1:3। तो वो स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो नहीं मिलता जो एक्चुअल में रूल्स के अनुसार होना चाहिए। तो इस तरह से हाइड्राइड्स होते हैं, तो ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है कि दे पॉजेस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर। इनमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होता है। रीजन क्या है कि इंटरस्टिशियल वाइड में एटॉमिक हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में रहती है, इसलिए ये हाइड्रोजन इजी गोइंग निकल आती है बाहर और किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर सकती है। तो दे पॉजेस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एटॉमिक हाइड्रोजन इन इंटरस्टिशियल वाइड। समझ गए बच्चों कि ये प्रबल अपचायक गुण रखते हैं क्योंकि इनके अंतराकाशीय रिक्तिका में मुक्त हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट यही मैंने आपको बताया कि देयर प्रॉपर्टी, ठीक है, कि देयर प्रॉपर्टीज आर क्लोजली टू प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट मेटल। अपने पेरेंट मेटल के जैसे ही इनकी
प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बिल्कुल आसपास की, कुछ छोड़ दें जैसे केमिकल नेचर हो गया, समझ गए ना। तो इस तरह के नेचर, बाकी मेटालिक कंडक्टेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मेटालिक लस्टर, ये सारी प्रॉपर्टी पेरेंट मेटल जैसी दिखती हैं। तो मतलब ये मेटल जैसे दिखते हैं, इसीलिए इनको मेटालिक हाइड्राइड्स बोला गया। तो इनको आप नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ हाइड्राइड्स और होते हैं जैसे पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, ठीक है, ये कहलाते हैं बहुलकीय हाइड्राइड्स। तो देखो जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स हैं ये ऐसे एलिमेंट्स से बनते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेंज 1.4 से 2.07 तक होती है। इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्राइड मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल? हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से ब्रिज बॉन्ड, हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड या उसी को बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड या बनाना बॉन्ड, इनसे जुड़े होते हैं। और मॉलिक्यूल जो होगा वो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल होता है। तो दे आर फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेंज 1.4 to 2.07. They consist of hydride molecules held together into 2 or 3 dimension by hydrogen bridge bond, 2 electron 3 center bond, 2 electron 3 नाभिक बंध, या इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ओके, या इसी को केला बंध, इनसे जुड़े होते हैं। समझ गए बच्चों कि ऐसे तत्व जिनकी ऋण विद्युताओं की परास ये होती है उनसे ये बनते हैं, जैसे बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन बनते हैं। इनमें हाइड्राइड अणु एक दूसरे से, ठीक है, द्विविमीय या त्रिविमीय रूप से हाइड्रोजन सेतु बंध, इसी को बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड बनाना बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे ये है BeH2, ठीक है, होल N, BH3 होल ट्वाइस होता है, जैसे डाइबोरेन बनता है, AlH3 होल N, INH3, ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। इनमें जो ये बॉन्ड्स बनते हैं, जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो डाइबोरेन का मैं अच्छी तरह स्ट्रक्चर समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होता है जी, इस हाइड्रोजन के थ्रू आप देख रहे हैं कि 2 बेरिलियम जुड़े दिख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं, ये कहलाता है ब्रिज हाइड्रोजन। और इस पूरे बॉन्ड को यहाँ से यहाँ तक के इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड। ये जैसे डाइबोरेन होता है, डाइबोरेन में अगर हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें तो ये बनाना शेप दिखता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन और 2 बोरॉन एटम किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो इसी को बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। ओके, तो इस तरह के ये हाइड्राइड्स हैं जो कि पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। तो इनमें ऑब्जेक्ट होता है कि इनमें से किस में बनाना बॉन्ड होगा, इनमें से किस में पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनेगा। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। ओके, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स ऐसे हाइड्राइड्स हैं बच्चों जिनमें हाइड्राइड आयन सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है। समझिए ना, इन दिस हाइड्राइड some hydride ions bonded with central metal atom या central element by coordination bond। इनमें कैथली परमाणु से कुछ हाइड्राइड, ठीक है, आयन जो है उपसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, जैसे कि NaBH4, LiAlH4। तो आप देखोगे कि इसमें बोरॉन में एक हाइड्राइड आयन जो है माइनस फॉर्म में आके जुड़ गया और इस तरह से यहाँ टोटल नेगेटिव चार्ज आया कॉम्प्लेक्स आयन में, इसको कंप्लीट कर रहा है Na+। ये बहुत अच्छे रिड्यूसर हैं। आपने देखा होगा इन हाइड्राइड्स का यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनाइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन में। ये भी अच्छे हाइड्राइड्स हैं, ये भी रिड्यूसर होते हैं। ओके, तो इनकी और ज्यादा डिटेल हम पी ब्लॉक में देखेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स बताए। आप मेटालिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझें, देखें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे उसमें हम वाटर के बारे में लेंगे। वाटर क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, उसके स्ट्रक्चर्स तीनों स्टेट में क्या है, और इसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा इसमें वाटर के टाइप्स हैं, सॉलिड, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, इन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।